आज हम लोग आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करेंगे। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं, सबसीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं, और गवर्नमेंट अगर कंपनी है तो उसका ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, और उसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं और सबसीक्वेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट कैसे करते हैं। सबसीक्वेंट यानी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके बाद जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद जो बाकी के ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर से ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका प्रोसीजर क्या है वो हम जानेंगे। ये दोनों ही चीज़ें जो है नॉर्मल जो सारी कंपनीज है उसके केस में अलग होती है और गवर्नमेंट कंपनीज के केस में प्रोसीजर अलग होता है। ये डिस्कस करने के बाद हम लोग कैजुअल वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर किसी कारणवश कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, यानी जो ऑडिटर का ऑफिस है वो खाली हो जाता है, तो उसे कैसे भरा जाएगा, दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और आपके स्टडी मटेरियल से ही डिस्कशन करेंगे। नोट्स तो मैंने ऐसे ही ओपन कर लिए थे, करना तो आपका सारा डिस्कशन स्टडी मटेरियल से ही है। कई लोगों को लग रहा था स्टडी मटेरियल लाइन बाय लाइन नहीं हो रहा, तो जहाँ पर लाइन बाय लाइन की ज़रूरत है, जो कि ये चैप्टर है आपका कंपनी ऑडिट, वहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन करवा रही हैं, और जहाँ पर लाइन बाय लाइन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आपको पहले नोट्स से करवा दिया और फिर स्टडी मटेरियल से वही सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए कि मटेरियल में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे गिवन है, और उसके जो बैक की एक्सरसाइज है, इलस्ट्रेशन है, वो सब करवा दिया। अब एक रीडिंग तो आपका भी लगाना बनता है ना। ये तो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़कर बता रहा हूँ, पर इतना सारा मटेरियल अगर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो क्या आप सेकेंड क्लास के बच्चे हैं क्या, थर्ड क्लास के बच्चे हैं क्या? आप तो अपना 12th भी कर चुके हैं और उसके बाद फाउंडेशन भी कर चुके हैं और सीए का इंटरमीडिएट लेवल कर रहे हैं, जिसमें लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड थोड़ी ना पढ़ाई होती है, उसमें टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ाई होती है। जब भी आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो उसमें टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ाई होती है। बात समझ रहे हैं ना, कि इंडिपेंडेंस पर चर्चा करते हैं तो इंडिपेंडेंस एक टॉपिक है, उस पर चर्चा करते हैं, वो डिस्कशन हो रही है। वैसे अभी कंपनी ऑडिट है, उस पर डिस्कशन हो रही है। हालांकि ये चैप्टर मैं आपको स्टडी मटेरियल से लाइन बाय लाइन करवा रहा हूँ और ये स्टडी मटेरियल से ही आपको करना है, पूरा का पूरा करना है। हालांकि नोट्स भी मैं देने की कोशिश करूंगा। ये सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए थे दोस्तों, ये भी डिस्कस हो गया, सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए, केस स्टडीज आपको करवा दी है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन सेक्शन 139 में गिवन है और यही सेम जो सेक्शन है वो कंपनी लॉ में भी गिवन होगा। यानी कि आप पढ़ तो एक बार रहे हैं बट एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं, कंपनी लॉ का भी सिलेबस कवर हो रहा है साइड बाय साइड। जी हाँ, आपको कंपनी लॉ का भी सिलेबस मैंने दे दिया। ये देखिए मीटिंग भी हो रही है, मीटिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर भी हो रही है, यहाँ पर भी फोटो से दिखाया गया है। चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होगा? ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो जो फर्स्ट ऑडिटर है, यानी कि जो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, नई कंपनी एबीसी लिमिटेड अभी बनी है, तो जैसे ही कंपनी बनेगी तुरंत उसका ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर। यानी कि जो कंपनी का पहला ऑडिटर होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर, और उसका क्या प्रोसीजर है अपॉइंट करने का वो भी डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनियों के केस में प्रोविजन अलग है और गवर्नमेंट कंपनी के जो अलावा बाकी कंपनीज हैं सारी, उसमें प्रोसीजर अलग है। मैं अभी आपको जनरल प्रोविजन बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है। जो अपॉइंटमेंट होता है फर्स्ट ऑडिटर का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं यहाँ पर गिवन नहीं है, वो नीचे गिवन होगा। जो फर्स्ट ऑडिटर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज में करना होता है। यहाँ पर पता नहीं मिस प्रिंटिंग है या क्या है, 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करना होता है। यानी जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, जिसे हम फर्स्ट ऑडिटर बोलते हैं। एग्जाम्पल भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 26 जुलाई 2020,
तो इसका जो 1 महीना कंप्लीट होगा यानी कि 30 डेज, 1 महीना नहीं है 30 डेज है, तो जुलाई महीने में जो है 31 का होता है, तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन ये हो गए, और 25 दिन जो है वो अगस्त के हो गए। तो 25 अगस्त 20 तक आपको ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलता हूं तो कोई एक डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंबाइंड डिसीजन होता है कि हम अपना फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करें, और वो 30 दिन के भीतर करना पड़ेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाते हैं तब क्या होगा? आई थिंक यहां पर कुछ मिस प्रिंटिंग आ गई है। जो आपका लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है वो मैंने डाउनलोड किया है और उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर दोबारा से ओपन कर लेते हैं आईसीआई की वेबसाइट से, पुराना वाला मटेरियल ओपन कर लेते हैं जहां पर सारी बातें डेफिनेटली लिखी होगी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। देखिए वैसे तो मैं आपको May 20 वाला मटेरियल ही ओपन कर कर दिखा रहा हूँ। नवंबर 19 का मटेरियल आया था, उसके बाद May 20 का आ गया, तो मैंने सोचा जो लेटेस्ट है वही रेफर किया जाए। हालांकि मेरे पास जो फिजिकली यहाँ पर पड़ी है हार्ड कॉपी है, नवंबर 19 का मटेरियल है, नवंबर 19 का मटेरियल है ये। पर मैं क्या करता हूँ, नवंबर 19 की हार्ड कॉपी है और May 20 नवंबर 20 जो है, यानी जो आने वाले सालों में पढ़ाया जाएगा, उसका जो मटेरियल है वो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो मुझे पता लग जाता है कहीं मिसमैच है तो दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो है कुछ मिस प्रिंटिंग है, इसलिए मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ कंपनी ऑडिट का चैप्टर, दोबारा ऑनलाइन ओपन कर रहा हूँ और वहाँ से आपको दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे। ये देखिए यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि फर्स्ट ऑडिटर जो है जनरली सभी कंपनीज के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के, वहां पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलती है कंपनी को, उसके 30 दिन के भीतर जो है ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाते तो उस केस में जो है मेंबर्स आप समझते हैं कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं, जिनका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ है वो मेंबर्स होते हैं। हाँ, शेयर होल्डर्स जो है वो भी मेंबर्स होते हैं 99% केसेस में, एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप कंपनी लॉ में देख लेंगे। फिलहाल जो मेंबर्स होते हैं उन्हें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जनरल मीटिंग जो है मेंबर्स की मीटिंग होती है, साल में एक बार जो मीटिंग होती है उसे एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, और अगर साल के बीच में मीटिंग बुलानी पड़ जाए तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर ईजीएम के बारे में बता रहा हूँ कि यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे तो उस केस में जो है हमारे मेंबर्स, उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो ईजीएम को कन्वीन करेंगे, बुलाएंगे, और जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए उसके 90 दिन के भीतर ईजीएम बुलाने के बाद ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे ईजीएम के विदिन। मतलब अगर डायरेक्टर्स नहीं कर पा रहे तो मेंबर्स करेंगे, ये प्रोसीजर बनाया हुआ है। और जो ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया गया है, जो ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया गया है वो कब तक ऑडिट करेगा, कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा? एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी पहली, उस एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक, जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसका जो कंक्लूजन का मतलब मीटिंग स्टार्ट हुई और कंक्लूड हो गई, कंक्लूड यानी पूरी हो गई, तो जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम तक फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड रहेगा। जो कंपनी का पहला ऑडिटर था वो उस टाइम तक अपॉइंट रहेगा। अब उसे आगे भी अपॉइंट करना है या नहीं करना वो कंपनी का डिसीजन है। कंपनी चाहे तो उसे अपॉइंट कर सकती है, जो हम आगे बढ़ेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं। पर अभी मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर के बारे में ये जानकारी दी है कि जैसे ही हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज के अंदर
ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। यदि नहीं कर पाते तो मेंबर जो हैं विद इन 90 डेज ईजीएम को बुलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और उसमें ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, जिसे फर्स्ट ऑडिटर बोलते हैं, वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक ऑफिस को होल्ड कर कर रखेगा, यानी वो हमारा ऑडिटर माना जाएगा। और उसके बाद अगर उसे अपॉइंट किया जाता है तो डेफिनेटली कंटिन्यू करेगा, और नहीं अपॉइंट किया जाता तो दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कंपनी कर सकती है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, तो मैं आपको अब गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होता है वो मैं बताने वाला हूं। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है वो आपको मालूम है, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा होती है, मतलब 51% या 51% से ज़्यादा होती है, वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है। तो वो जो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी डेफिनेशन भी बाद में करेंगे, फिलहाल देख लेते हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उस केस में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो उस केस में जो है फर्स्ट ऑडिटर जो है अपॉइंट कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी का ऑफिस होता है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स का ऑडिट करता है। गवर्नमेंट आप समझते होंगे, गवर्नमेंट भी तो है, उसका भी तो बही खाता है, जो गवर्नमेंट है उसके भी तो अकाउंट्स होते हैं। उसे जो है सीएजी ऑडिट करता है। जो कोल का घोटाला निकला था, जो स्कैम निकल कर आया था, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने, सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में घोटाले की जानकारी दी थी। इसीलिए जो है सीएजी जो है वो 60 डेज के भीतर, जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी बनी है उसके 60 डेज के विदिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 60 दिन के भीतर भीतर सीएजी जो है वो अपॉइंट कर लेगा फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। और यदि वो नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो 30 दिन के भीतर भीतर अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है ना जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के भीतर अपॉइंट कर लेंगे, जैसा कि पहले लिखा हुआ था। तो यहां पर एक चेक लग गया कि गवर्नमेंट कंपनी में पहले सीएजी अपॉइंट करेगा। यदि उसके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, तो हो सकता है कि वो अपॉइंट ना कर पाए। उस केस में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे 30 डेज में। और यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी 30 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, मतलब 60 दिन पूरे हो गए, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज मिले, वो भी अपॉइंट नहीं कर पाते, तो अगले 60 दिनों में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना कि यहां पर मेंबर्स को 90 दिन का टाइम मिला है, यहां पर मेंबर्स को 60 दिन का टाइम मिला है। जो भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होएगा वो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक ऑफिस को होल्ड कर कर रखेगा, यानी कि फर्स्ट ऑडिटर बना रहेगा। ये आपका पूरा प्रोसीजर है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का, और यही बात नीचे भी लिखी हुई है। अब अगर आप दोबारा पढ़ना चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए सारी बातें यहां पर लिखी हुई है कि नॉर्मली कंपनीज के केस में पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, यदि वो नहीं कर पाते तो मेंबर्स कर सकते हैं 90 दिन के भीतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर। इसी के ऊपर एक केस स्टडी है जिसे हम देखते हैं अभी। केस स्टडी बोलती है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पिजन लिमिटेड हिमसेल्फ वांट्स टू अपॉइंट सीए चैम्प, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है फर्स्ट ऑडिटर को, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं? आप बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। इसके लिए जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने ऑडिटर को अपॉइंट करा है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि दैट इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन के साथ सबसेक्शन भी याद रख लीजिएगा, और यहां पर भी सबसेक्शन कहीं लिखा होगा, यहां नहीं लिखा तो यहां लिखा होगा। आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है नई वाली में, तो यहां देख सकते हैं 139 सबसेक्शन 6 लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और वही एक्सप्लेनेशन दी है कि जो प्रोविजन है उसकी बातें बता दी है कि जो फर्स्ट ऑडिटर है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में अपॉइंट करते हैं। यदि नहीं अपॉइंट कर पाते तो 90 दिन जो है उसमें हमारे मेंबर्स अपॉइंट कर लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के केस में, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, पर स्टेट गवर्नमेंट एक से ज्यादा है। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, कितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है सबका थोड़ा थोड़ा स्टेक हो, इन सभी का स्टेक मिलाकर अगर 51% या उससे ज्यादा हो जाता है
तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। बात समझ में आ गई आपको? यहां पर सेक्शन 139(6) के बाद सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 में बात लिखी हुई है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में, और जहां पर गवर्नमेंट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल है, उस केस में क्या होगा, ऑडिटर जो है वो 60 डेज के विद इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब एम अगर साइलेंट है, एम या पी साइलेंट है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इसका। बाकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है सीएजी बोलते हैं शॉर्ट में इसे। ये 60 डेज विद इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अपॉइंट करेगा ऑडिटर। अगर नहीं कर पाता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं अगले 30 दिन में अपॉइंट करेंगे। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो जो मेंबर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे और 60 दिन के विद इन अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर। ठीक है ना। यहां पर एक केस स्टडी गिवन है। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ भारतीय पेट्रोल लिमिटेड, अ गवर्नमेंट कंपनी, वॉज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं सर, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी अपॉइंट करता है, और सीएजी को हमने कितना दिन दिया है, 60 डेज दिए हैं। यहां लिखा होगा कहीं पे सीएजी को हमने 60 डेज दिए हैं, 60 डेज। सेम आप प्रोविजंस की बातें यहां पर लिख कर आएंगे। In case of government company, the appointment of first auditor is governed by the provisions of section 139 subsection 7 of the Companies Act 2013, which states that in the case of a government company, the first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of registration of the company. Hence, in the case of Bharatiya Petrol Limited being a government company, the first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India. कंक्लूजन ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फर्स्ट ऑडिटर डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया उसे नल एंड वॉइड मानेंगे, यानी उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज दैट इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहां तक की क्लियर हो गई आपको बात। तो हम सब्सीक्वेंट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं वो देख लेते हैं। वही मैं आपको लेकर चल रहा हूं, ऊपर मैप बनाया हुआ है, अगर इसको आप अपनी नोट्स में लिख लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, एक ही पेपर पर प्रिंट हो गया, रिवीजन के लिए बहुत आसानी रहेगी। जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बताई वो अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 या 2 पेज लगेगा। तो 1 या 2 पेज वहाँ पर लगेगा, 1 पेज इसमें लगेगा, 3 पेज में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर 10 पेज हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ज़्यादा पेजेस नहीं लगेंगे, वही 5, 6, 7, 8 पेज लगेंगे इस पूरे चैप्टर के लिए। वो मैं आपको बना कर दूंगा, पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप खुद उसको बनाएं, रफ कॉपी में बनाएं। सब्सीक्वेंट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सब्सीक्वेंट ऑडिटर जो है वो भी गवर्नमेंट कंपनी का अलग तरीके से होगा, और गवर्नमेंट कंपनी के जो अलावा कंपनीज है उनका अलग तरीके से अपॉइंट होगा। तो जो गवर्नमेंट कंपनी के अलावा बाकी कंपनीज है उसमें जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं वो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, मेंबर्स। और शायद मुझे ये लगाना पड़ेगा, इसमें क्लियरली दे रखा होगा, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है वो तो एक रेगुलर चीज़ है कंपनी के लिए, कि कंपनी को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। जो भी हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है हर कंपनी को ऑडिट करवाना होता है। तो इसीलिए जो मेंबर्स हैं वो हर साल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। पर जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा पहले, वो ऑफिस को होल्ड करेगा फ्रॉम दी फर्स्ट एजीएम, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टू द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। फर्स्ट ऑडिटर जो है पहली एजीएम जब हुई तब तक उसका जो था टेन्योर था। दूसरा जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर होगा उसको सीधा ही 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ये बात आपके कंपनीज एक्ट 2013 से इंसर्ट करी गई है। हालांकि हर साल एजीएम में पास तो होगा रेजोल्यूशन कि हम उसी ऑडिटर को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट पहली बार जब अपॉइंट करेंगे सब्सीक्वेंट ऑडिटर तो सीधा ही 5 साल की उसका टेन्योर रख देंगे। ठीक है ना। जो कि फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से 6th एजीएम के कंक्लूजन तक होल्ड कर रखेगा, प्रोवाइडेड ही इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। अगर मान लेते हैं कि अगले साल वो क्वालिफाइड ही नहीं है तो क्या जबरदस्ती उसको ऑडिट करना पड़ेगा? नहीं। 5 साल का टेन्योर जरूर रखा गया है, बट हर साल जो है रेजोल्यूशन पास होगा। तो ये जो है तरीका होता है कि कैसे कंपनी के सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो है अपॉइंटमेंट जो करेगा वो सीएजी करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी
और उसको जो टाइमलाइन दी गई है वो 180 डेज की दी गई है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। 6 महीने का टाइमलाइन दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि उसके पास काम बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जैसे ही ईयर स्टार्ट होगा उसके 6 महीने के विद इन ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा जो उस पर्टिकुलर ईयर की ऑडिट करेगा। यहाँ पर 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, बाकी सभी के केस में 5-5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है। जब 5 साल का टेन्योर खत्म होगा तो फिर 5 साल के लिए नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे या उसी को कंटिन्यू करने के लिए भी बोल सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो ऑडिटर है वो एजीएम के कंक्लूजन तक, यानी उसको अपॉइंट करा, जो एजीएम होगी नेक्स्ट, एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक ही होती है, तो वो जो एजीएम होगी नेक्स्ट वाली जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा, ऑडिटर रिपोर्ट जो है मेंबर्स को दिखाई जाएगी, उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक वो ऑडिटर अपॉइंट रहेगा और ये प्रक्रिया हर साल चलती रहेगी। यहां पर हम पढ़ेंगे अब दोबारा से, अगर आपको बात क्लियर हो गई है तो दोबारा से हम पढ़ेंगे यहां पर कि सब्सीक्वेंट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1, फर्स्ट ऑडिटर का सबसेक्शन 6 और 7 था, पर जो आपका सब्सीक्वेंट ऑडिटर है उसका सबसेक्शन 1 है। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that every company shall at the first annual general meeting appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold the office from the conclusion of that meeting till the conclusion of 6th AGM, यानी सीधा ही 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, राइट। The following points need to be noted in this regard. Before such appointment is made, the written consent of the auditor to such appointment and a certificate from him or it that the appointment if made shall be in accordance with the conditions as may be prescribed shall be obtained from the auditor। मतलब ऑडिटर की रिटर्न कंसेंट ले रहे हैं, ऑडिटर की रिटर्न कंसेंट ले रहे हैं और सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर रहे हैं उससे, that if the appointment is made shall be in accordance with the conditions as may be prescribed shall be obtained from the auditor, कि वो राजी है कि मुझे आप अपॉइंट कर सकते हैं, उसने कंसेंट दे दी है। दूसरा, उससे हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि वो डिसक्वालीफाइड नहीं है। जो भी क्राइटेरिया हमने सेक्शन नंबर 141 में देखा था, ऑडिटर से सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि भाई सर्टिफाई करो, खुद को सर्टिफाई करो कि आप डिसक्वालीफाइड नहीं हो। और एंड में कंपनी इन्फॉर्म करेगी ऑडिटर को अबाउट हिज अपॉइंटमेंट and also file a notice of such appointment with the registrar within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed। तो एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, जो भी ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया उसको तो हम बता ही देंगे कि भैया हमने आपका अपॉइंटमेंट कर लिया है, हमने आपका अपॉइंटमेंट कर लिया, उसे बता देंगे। और साथ में 15 डेज के भीतर भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी बताएंगे, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वहां पर भी हम फाइल करेंगे कि हमारा जो ऑडिटर है वो हमने अपॉइंट कर लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, मैंने आपको बताया कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो 180 डेज में अपॉइंट करेगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, और जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो एजीएम जब तक नहीं हो जाती, उसके कंक्लूड नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती वो एजीएम, जो भी नेक्स्ट एजीएम आने वाली है, तब तक ऑफिस को होल्ड कर कर रखेगा। बस यही था क्या? बस यही था, इतना ही मुझे बताना था क्या? एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा यही था बस, अरे वाह। बस आपका फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी हम ज़रा पढ़ लेते हैं, जिसके बाद आपका जो है आज की क्लास कंप्लीट करेंगे और फिर आने वाले टाइम में जो है आपके बाकी के टॉपिक्स कवर करवाएंगे आपको। एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8, 139(1) कर लिया हमने, उसके बाद 139(5) कर लिया, 139(6) कर लिया, 139(7) कर लिया। ये जो सेक्शन है आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। सेक्शन 141 सब सेक्शन 1, 2, 3 पता होना चाहिए, सब सेक्शन 4 पता होना चाहिए। कैजुअल वैकेंसी को फिल कैसे करते हैं, इसका सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 आ रहा है। ये जानने के लिए आपको पहले ही जानना पड़ेगा कैजुअल वैकेंसी होती क्या है। मतलब कि ऑडिटर ने ऑफिस ऑक्यूपाई किया हुआ एक तरह से पेपर्स में, रिकॉर्ड्स में। जब मैं छोटा था तो मैं ये समझता था, आपके टाइम जो मैं था, कि अगर ये हमारी कंपनी होगी ABC लिमिटेड, तो बुक में लिखा होता था ऑडिटर शैल ऑक्यूपाई हिज ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। मुझे लगता था ऑडिटर जो है वो यहाँ पर जाकर अपने ऑफिस में बैठेगा, ABC लिमिटेड के ऑफिस में बैठेगा, और कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी उसने ऑफिस छोड़ दिया, खाली कर दिया,
बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो सारी चीज़ें होती है पेपर पर होती है, रिकॉर्ड्स में होती है कि रिकॉर्ड्स में ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया गया है। अब चाहे ऑडिटर पूरे साल आए या ऑडिटर की जो टीम है वो 5 महीने आए, 6 महीने आकर ऑडिट करे या 1 महीने आकर ऑडिट करे, वो उनकी चॉइस है। सिर्फ रिकॉर्ड्स में हमने दिखाया कि आप ऑडिटर अपॉइंट हो चुके हो, हमारे जो पेपर्स में रिकॉर्ड्स में है वो एक आपने हमारा ऑफिस ऑक्यूपाई कर लिया है। और यदि किसी कारणवश ऑडिटर जो है वो यहाँ से निकल जाता है, मतलब छोड़ देता है या कुछ भी कारण होता है, कारण वैसे दो ही हो सकते हैं कैजुअल वैकेंसी के। एक होता है रेजिग्नेशन, कि ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, इसके लिए कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई। एक होता है अदर देन रेजिग्नेशन। मतलब सर अदर देन रेजिग्नेशन में क्या आता है? भाई देखो, सीधा सीधा बोलकर अच्छा नहीं लगता कि ऑडिटर की डेथ हो गई, ऐसे अगर बुक में लिखेंगे तो अच्छी बात नहीं लगेगी। इसके लिए ऐसे लिखा हुआ है अदर देन रेजिग्नेशन, अगर कोई कारण है सच एज डेथ एटसेट्रा, और कोई कारण नहीं बताए गए, तो उस केस में कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर को? क्योंकि अगर ऑडिटर की डेथ हो जाती है तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, अगर ऑडिटर रिजाइन कर देता है तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब रिजाइन वो कर सकता है, हो सकता है कि उसके ऐसे हालात हो कि वो ऑडिट ना कर पाए, उसको कहीं जाना हो, कोई फैमिली इशू हो, तो वो रिजाइन करेगा। अगर ऑडिटर रिजाइन कर देगा तो उस केस में कैसे होगा काम? और अगर वो रिजाइन नहीं करता बट किसी और कारण की वजह से उसका ऑफिस खाली हो जाता है, जैसे कि डेथ हो गई, तो उस केस में ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, वो प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है। और प्रोसीजर भी बहुत सिंपल सा है, इस चार्ट के फॉर्म में लिखा है, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सिंपल सा चार्ट है। गवर्नमेंट कंपनीज के अलावा जो कंपनीज हैं उसमें जो कैजुअल वैकेंसी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल कर देंगे 30 डेज में। यानी जैसे ही कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, ऑडिटर का ऑफिस खाली हुआ, उस केस में जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 30 डेज के विद इन वैकेंसी को फिल कर देंगे। जैसे कि ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होती है, कोई स्टाफ छोड़कर चले जाता है, आपके स्टाफ में आपकी टीम में 10 लोग काम करते हैं, एक बंदा छोड़कर चले गया, आपको एक ही नीड है तो उसे फिल कर लिया जाता है, जॉब वैकेंसी निकालकर उसे फिल कर लिया जाता है। सिमिलरली अगर ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी हो गई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में उसे फिल कर लेंगे। अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उस केस में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट तो कर सकते हैं, पर उन्हें अपने मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उस केस में जो है कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो किसी भी कारण से हो, गवर्नमेंट कंपनी के केस में किसी भी कारण से हो, रेजिग्नेशन से हो, डेथ से हो, कैसे भी हो, हमारा जो सीएजी है वो 30 डेज में अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर को, दोबारा किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। और अगर सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाता, कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं कर पाता, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी 30 डेज में कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी डेट्स लिखी है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है केस स्टडी के फॉर्म में आए जो कि डेट्स पर बेस्ड हो, तो इसीलिए आपको सारी डेट्स पता होनी चाहिए कि कौन कितने दिनों के भीतर कर सकता है। यही जो हमने बात पढ़ी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। इन केस ऑफ कंपनी अदर देन कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अरे सिंपल से लिखो ना, कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हैं 30 डेज के विद इन। और यदि कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से हो जाती है तो अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग कन्वीन्ड विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड एंड शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। इस बात को आप जरा करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जो कि एजीएम तो नहीं हो सकती है क्योंकि एजीएम साल में एक ही बार होती है, ये ज़रूर ईजीएम होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करा उसके 3 months के विद इन इस मीटिंग को करवाया जाएगा और मीटिंग में अप्रूवल लेने के बाद उस ऑडिटर को अपॉइंट कराया जाएगा। जो ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी में आएगा वो नेक्स्ट एजीएम तक ही ऑफिस होल्ड करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसा आपके पास केस स्टडी आ सकता है कि मान लीजिए कि एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हो गई, इनकॉर्पोरेट होने के बाद 1 साल हो गया, जो पहली एजीएम हुई उसमें एक ऑडिटर को अपॉइंट करा गया मिस्टर ए को, जिन्हें ऑफिस होल्ड करना था 5 साल के लिए, यानी कि 6th एजीएम तक। इन्होंने विद इन द ईयर जो है, विद इन द ईयर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब रेजिग्नेशन दे दिया तो जो है मिस्टर बी को अपॉइंट कर लिया गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है। हालांकि इन्होंने जनरल मीटिंग में अप्रूवल भी लिया है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन है उन्होंने अप्रूवल भी लिया है। और ये ऑडिटर जो है वो 6th एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा, यानी कि जो पहला ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट किया था उतने ही टाइम तक ये वाला ऑडिटर जो है अपॉइंटेड रहेगा, जो नया ऑडिटर हमने अपॉइंट किया है, कैजुअल वैकेंसी को फिल किया है। तो आप बोलेंगे नहीं, अगर कैजुअल वैकेंसी को फिल करा है यहाँ पर जो रेजिग्नेशन हो गया तो उस वजह से, तो ये नेक्स्ट एजीएम तक ही ऑफिस होल्ड करेगा, बाकी फिर नेक्स्ट एजीएम में दोबारा से अपॉइंटमेंट करा जाएगा 5 सालों के लिए, वो अलग मुद्दा है।
मान लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है उस केस में जो है कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो वहां पर जो है 30 डेज के विद इन सीएजी अपॉइंट करेगा। यदि सीएजी नहीं कर पाता है तो 30 डेज में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है। कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन, इसमें एक और काम हो जाता है, एक और एडिशनल बात हो जाती है। अगर रेजिग्नेशन की वजह से ऑडिटर छोड़ रहा है तो वहां पर जो काम होगा वो तो होगा ही, कि मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, ऑडिटर दूसरा अपॉइंट किया जाएगा, वो तो होगा ही। बट साथ में जो है ऑडिटर की भी ड्यूटी आ जाती है कि वो एक फॉर्म सबमिट करे। फॉर्म का नाम है ADT3, गूगल कर लेना, डाउनलोड कर लेना फॉर्म ADT3। वो ऑडिटर को फिल करना पड़ता है विद द कंपनी एंड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ऑडिटर जो है 30 डेज के विद इन, अपने रेजिग्नेशन के 30 डेज के विद इन ये स्टेटमेंट फाइल कर देगा। इसका फॉर्मेट आपको ऑनलाइन गूगल पर मिल जाएगा। In case of the companies referred to in section 139(5), that is government companies, the auditor shall also file such a statement with CAG along with the company and the registrar. The auditor shall indicate the reason and other facts as may be relevant with regard to his resignation. And in case of failure, the auditor shall be liable to a penalty of 50,000 rupees or the remuneration of the auditor, whichever is less. And in case of continuing failure, with further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continues, subject to the maximum of 5 lakh rupees as per section 140 subsection 3। क्या लिख दिया यहाँ पे, बहुत बड़ी बात लिख दी है। इतना भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा है, सिर्फ यही बताया गया है कि रेजिग्नेशन के केस में कंपनी क्या करेगी वो तो बता दिया, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे नॉर्मल कंपनी हो। पर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होगी वो नीचे बताया हुआ है। ऑडिटर को फॉर्म ADT3 सबमिट करना पड़ेगा। ये देखिए, फॉर्म ADT3 जो है ऑडिटर को सबमिट करना पड़ेगा कंपनी के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास, गवर्नमेंट कंपनी के केस में CAG के पास और कंपनी के पास, अलॉन्ग विद रजिस्ट्रार यानी MCA। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, वहां पर रजिस्ट्रार कंपनी के पास, CAG के पास, बाकी सभी कंपनीज में कंपनी के पास, रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा फॉर्म ADT3, जिसमें वो अपना रीजन बताएगा, मैंने क्यों छोड़ा, क्या कारण थे। हो सकता है उसको शिफ्ट करना हो, पर्सनल इशू हो तो भी बताएगा, और अगर मैनेजमेंट गड़बड़ कर रही है जिस वजह से उसने रेजिग्नेशन दिया है तो वो भी बताएगा। और साथ में अगर नहीं बता पाता है तो उस केस में क्या होगा, इस पर लगेगी पेनल्टी। और पेनल्टी कितनी है, मिनिमम पेनल्टी जो है वो है 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ और जो रेमुनरेशन ऑडिटर को मिलेगी विच एवर इज लोअर, बट एक्सटेंड हो सकती है 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपीज़ तक एक्सटेंड की जा सकती है। ये फॉर्म कितने दिनों में बताना होता है, ये फॉर्म जो है सबमिट करना होता है 30 डेज में। 30 डेज में सबमिट करना होता है इस फॉर्म को, जो फॉर्म ADT3 है। और यदि ऑडिटर सबमिट नहीं कर पाता तो फेलियर जो करेगा जितने दिनों का, 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगते रहेगा। मतलब 30 डेज कंप्लीट हो गए, ऑडिटर ने सबमिट नहीं किया तो जो है ईच डे के लिए 500 रुपये का और जुर्माना लगते रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अगर ये आपको क्लियर है तो हम एक केस स्टडी कर लेते हैं। फैक्ट ऑफ द केस गिवन है, CA डोनाल्ड was appointed as the auditor of PS Limited at the remuneration of 30,000. However, after 4 months of continuing his services, he could not continue to hold his office of the auditor as his wife got a government job at a distant place and he needs to shift along with her to the new place. Thus, he resigned from the company and did not perform his responsibilities relating to filing of a statement to the company and the registrar indicating the reason and other facts as may be relevant with regard to his resignation। जी हाँ, रीजन के साथ साथ आपको अगर और कोई फैक्ट बताने तो आप वो भी बता देंगे, यानी जो भी फैक्ट रेलेवेंट है इन रिगार्ड टू योर रेजिग्नेशन आप वो कम्युनिकेट करेंगे। हाउ मच फाइन मे ही बी पनिशेबल विथ अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये पूरा जो है केस दे रखा है, तो आपको पहले प्रोविजंस बताने हैं कि फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 140, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देना यार,
अगर ज़्यादा बड़ी लाइन लिखनी है तो ऐसे लिख देना, और शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख देना, जैसी आपकी इच्छा हो। लिखने के लिए शब्द नहीं मिल रहे तो ऐसे कर देना, फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इतने अक्षर तो आपको मिल ही गए। The auditor shall be punishable with a fine which shall not be less than 50,000 rupees or the remuneration of the auditor whichever is less। तो 50,000 रुपीज या फिर जो ऑडिटर की रेमुनरेशन है whichever is less यानी कि 30,000 रुपीज, इतना फाइन तो लगेगा ही, बट इट मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ऑडिटर पर 50,000 रुपये या जो उसकी रेमुनरेशन 30,000 है, whichever is lower, उतना फाइन तो लगेगा ही, और जितने दिन डिफॉल्ट करेगा उसके 500 रुपये पर डे के हिसाब से लगेंगे ही। पर जितना भी फाइन आप एडिशन कर लो, जितना भी ऐड कर लो, 5 लाख रुपए से ज़्यादा कभी फाइन जाएगा नहीं। यानी अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है बहुत टाइम तक तो 5 लाख पर पेनल्टी जाकर रुक जाएगी, उससे ज़्यादा ऑडिटर को नहीं देना पड़ेगा। Thus the fine under section 140 subsection 3 of the Companies Act 2013 shall not be less than 30,000 but may extend to 5 लाख रुपीज़। अब इसमें आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर हमारी जो रेमुनरेशन है, फीस है, जो हमारी फीस है वही जो है 10 लाख रुपए की है तो क्या होगा? ऑडिटर की रेमुनरेशन 10 लाख रुपए की है, तो मैंने बताया ना 50,000 रुपीज़ और 10 लाख विच एवर इज लोअर। 50,000 डिफॉल्ट जारी रहेगा 500 रुपये पर डे का, पर 5 लाख से एक्सीड नहीं हो सकता। यानी रेमुनरेशन जो है बहुत ज़्यादा भी है, अगर जो ऑडिट की फीस मिल रही है बहुत ज़्यादा भी है, तो भी 5 लाख से एक्सीड तो कभी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। और मिनिमम फाइन जो है 50,000 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं पाएगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के रिगार्ड में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है। अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग इफ, अगर कोई ऑडिटर रिटायर हो रहा है तो उसको दोबारा से अपॉइंट करा जा सकता है, पर दोबारा से अपॉइंट करने के लिए ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। यानी कंपनीज एक्ट में ऐसी बात लिखी है कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद आप ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे। अगर वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है तो वो ऑडिटर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको दोबारा से अपॉइंट आप नहीं कर पाओगे। He has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed। यानी उस ऑडिटर ने एक कंपनी को एक नोटिस ना दिया हो, एक नोटिस ना भेजा हो जिसमें लिखा हो कि भाई मेरी इच्छा नहीं है कि आप मुझे रीअपॉइंट करें, मैं आपका ऑडिटर कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, बट कब? जब मेरा टर्म एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद, बीच में नहीं छोड़ रहा हूं। बीच में छोड़ रहा हूं तो वो अलग मुद्दा है, वो तो रेजिग्नेशन हो जाएगा, बीच में छोड़ेंगे। ये कह रहा है कि मुझे रीअपॉइंट मत करना। तो अगर ऑडिटर बोल देता है मुझे रीअपॉइंट नहीं करना, तो उसका टर्म एक्सपायर होने के बाद कंपनी उसे रीअपॉइंट नहीं करेगी। अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है रीअपॉइंटमेंट के लिए, यानी टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है कि इससे ज़्यादा आप सेम ऑडिटर नहीं रख सकते, आपको दूसरा ऑडिटर ही अपॉइंट करना पड़ेगा, यदि ऐसी कोई चीज़ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो फिर आप उस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। अगर ऑडिटर ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि भैया आप मुझे अपॉइंट नहीं होना, तो आप उसे दोबारा रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो। या फिर जो मेंबर्स हैं उन्होंने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया हो at the meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed। यानी मेंबर्स ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि जो ऑडिटर हमारा कंटिन्यू कर रहा है हम उसे रीअपॉइंट नहीं करेंगे। यानी जो टर्म का ऑडिट हमने दिया है वो तो करेगा, बट जो नेक्स्ट टर्म के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा हम उसको नहीं करेंगे, ऐसा रेजोल्यूशन पास हो गया। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ हो गई है तो उस केस में हम रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट नहीं करेंगे। वेयर एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये जनरल लाइन लिख दी है कि अगर आप ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वही कंटिन्यू करेगा। ये एक जनरल लाइन लिख दी है ताकि ऐसा ना हो कि आप ऑडिटर अपॉइंट ना कर पाएं और आप डिफॉल्ट में चले जाएं, या ऑडिटर आपका अपॉइंट ना हो पाए, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा। ये बात कहती है। और नेक्स्ट क्लास में हम रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक जो पर्टिकुलर हमारा ऑडिटर है, सिंगल है या फिर फर्म है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी के कितने टाइम लिमिट तक ऑडिट कर सकता है, जिसके बाद जो है रोटेशन का क्लॉज लग जाएगा और हमें दूसरा ऑडिटर ही अपॉइंट करना पड़ेगा। ये जितने भी प्रोविजन हमने पढ़े इसको आप रिवाइज करिएगा। करीब करीब आप देख सकते हैं आपके 14-15 पेज आपके होने वाले हैं बुक के, तो उन सभी पेजेस को दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये चैप्टर स्पेसिफिकली आपका स्टडी मटेरियल से करवाया जा रहा है, क्योंकि लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर तक का आ सकता है।
और अगर आपने ये चैप्टर कर लिया जैसे मैंने बताया, ऑडिट रिपोर्ट कर लिया जैसे मैंने बताया, जितना आपको करवा दिया है बेसिक वो कर लिया, पास होना आपका तय है। और आने वाले चैप्टर में भी जो अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सब कर लिए तो एग्जामिशन तक आपकी आराम से आ सकती है। फोकस आपको करना है ये वाले चैप्टर के लिए स्टडी मटेरियल पे, और जो आपके बाकी के चैप्टर्स हैं उसमें जो नोट्स लिखवाए हैं वर्ड टू वर्ड समझने के साथ साथ याद होने चाहिए। और फिर जो बुक के क्वेश्चंस हैं उसे आप ट्राई करेंगे कि मैं अपनी नॉलेज के बेस पर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर मैं कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। और जब आप मिलाएंगे और 70% सेम पाएंगे तो समझ लेना आपका ट्रैक राइट है। और अगर 70% भी आपका सेम नहीं आता आंसर, तो फिर आप मुझे बताना कि भाई मैं ये सोच रहा था, इसमें नोट्स पढ़े मैंने, सब चीज़ें समझी, क्वेश्चन पढ़ा, फिर मैंने ये सोचा पर एक्चुअल आंसर कुछ और निकल कर आया, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम रोटेशन ऑफ ऑर्डर की बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।